कहानी की शुरुआत में हम रिनाई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सुबह होते ही अपने बिस्तर से उठकर नीचे पहुंच जाती है, जहां पर उसकी फैमिली के सभी मेंबर सो रहे थे और ये भी इस घर में नई शिफ्ट हुई थी, जिस चीज से सारे घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। और ऊपर से रिनाई भी अपनी कुछ बुक्स शेल्फ में रखने के बाद फैमिली पिक्चर देखने लग जाती है, जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही हैप्पी लग रही थी। तो उससे बीच में डाल्टन आते ही रिनाई को और भी खुश कर देता है, जो उसका सबसे बड़ा बेटा था, जिसके बाद दोनों एक साथ पिक्चर देखने में लग जाते हैं। जहाँ पर रिनाई की बचपन वाली पिक्चर देखकर डाल्टन भी हैरान हो जाता है, लेकिन इसमें उसके फादर जोश की एक भी पिक्चर मौजूद नहीं थी। जिसके आंसर में रिनाई ये बताती है कि जोश को फोटो लेने से बहुत ही नफरत है, जो इस टॉपिक पर बातें कर ही रहे थे कि बीच में अपनी छोटी बहन के रोने की आवाज सुनकर ये भी खाने में लग जाते, क्योंकि जोश को भी अपने ऑफिस में जाना था, जो तैयार होने के बाद पहुंच भी किचन में ही जाता है। और अब तो उसने लेट होने पर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी मना कर दिया था, जिससे रिनाई तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर भी हर काम को किसी तरह हैंडल करते म्यूजिक प्रैक्टिस शुरू कर देती है, जिसे इस सब का बहुत ही शौक था और ये हर रोज अपने म्यूजिक के लिए कुछ न कुछ टाइम निकाल ही लेती। और इस बार भी ये प्रैक्टिस कर ही रही थी कि बीच में अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर उसी के पास पहुंच जाती है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन रिनाई फिर भी उसे खामोश कराने के बाद दोबारा सुलाकर नीचे पहुंच जाती है, जिसका मूड अब स्टोर को देखने का था और ये भी उसी के ऊपर पहुंच जाती है, जहाँ लाइट ऑन करने के चक्कर में उसे स्टेयर भी टूट जाती है, लेकिन अंदर कुछ खास ना होने पर ये भी दोबारा से लाइट ऑफ करते नीचे पहुंच जाती है, जिनके पास राइट टाइम जोश भी पहुंच गया था। और ये फैमिली उसी के साथ बहुत ही हैप्पी हो जाती है, जो अपने इस छोटी सी फैमिली के साथ बहुत ही खुश थे। जहाँ पर इनका बेटा डाल्टन जो ही अपने खिलौने के साथ खेलना शुरू करता है, तो बीच में किसी की आवाज सुनकर ये भी पीछा करते स्टोर में पहुंच जाता है, जिसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि डाल्टन जो ही छोटा साइज होने की वजह से स्टेयर के ऊपर जाने लगता है, तो स्टेयर टूटी होने की वजह से ये भी नीचे गिरते जख्मी हो गया था। लेकिन अचानक से अपने सामने किसी को देखकर ये बहुत ही जोर के साथ चीखना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज जोश और रिनाई सुनते स्टोर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। और ऊपर से डाल्टन भी इन्हें किसी चीज के बारे में नहीं बताता, जिससे छोटी मोटी चोटें तो आई ही थी, लेकिन फिर भी जोश उसे उठाकर अपने रूम में ले आता है, जहां पर वो पूरी तरह से सेट था। और दोनों एक साथ ही डाल्टन को सुलाकर अपने रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर रिनाई तो बहुत ही हैप्पी थे और कम खुश जोश भी नहीं था, जो हर हाल में खुद का एक घर खरीदना चाहते थे, जिसके साथ साथ उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि सुबह हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि सुबह टाइम रिनाई जो ही अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में मसरूफ थी, तो बीच में जोश को आता देखते ही डाल्टन जगाने के लिए भेज देती है, जो अब तक भी नींद से जागा नहीं था। और जोश उसे जगाने के लिए जो ही रूम में जाता है, तो वो भी उठने का नाम नहीं ले रहा था, जिसको मजीद करीब से देखने पर जोश भी बहुत बुरी तरह डर जाता है। जहाँ पर डॉक्टर के पास जाने से इन्हें भी यही कुछ मालूम होता है कि डाल्टन कोमा में चला गया है। और इस सब की सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि डॉक्टर को भी मालूम नहीं था कि डाल्टन की कोमा में जाने की सबसे बड़ी वजह क्या है, जिसके सभी टेस्ट भी क्लियर आ रहे थे। जो बात सुनकर रिनाई तो बहुत ही दुखी हो जाती, क्योंकि वो अपने बच्चे को इस तरह नहीं देख सकती थी। जिसके बाद हमें भी 3 माह आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को घर में ले आए थे, लेकिन डाल्टन की हालत अब भी वैसी की वैसी ही थी और उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई थी, जिसका रिनाई ख्याल भी अच्छे तरीके से कर रही थी, लेकिन परेशान बहुत ही थी। और इसी वजह से रिनाई अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रही थी कि बीच में उसे अपनी बेटी के रूम से किसी के आवाज सुनाई देने लगती है, जिनके आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने के बाद रिनाई की बेटी भी नींद से जाग जाती है, जिसे देखने के लिए वो खुद भी जो ही अंदर जाती है, तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन हमें इतना तो मालूम हो ही जाता है कि इन सभी के ऊपर किसी शैतानी आत्मा का साया है, जिसके बारे में उसका छोटा बेटा फोस्टर वाजे भी कर देता है, जिसे रात टाइम डाल्टन नींद की हालत में चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन रिनाई को ये बस एक मजाक ही लग रही थी। लेकिन सेम उसी रात फोस्टर भी सोते टाइम अपने भाई को देखकर डर के मारे डोर लॉक कर देता है, क्योंकि उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि जोश और रिनाई तो अपने कमरे में बातें कर ही रहे थे कि उस वक्त उन्हें भी बाहर डोर नॉक होने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए जो ही बाहर जाता है, तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। और वो इस सब के बाद देखते ही घर का सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर देता है। हालांकि बीच में बच्ची के रोने पर रिनाई जो ही रूम में जाती है, तो अब उससे भी अंदर एक आदमी बहुत बुरी हालत में देखने को मिलता है, जिसे देखने के लिए जो ही नीचे जाता है, तो अब वहाँ पर भी सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गया था, लेकिन बस डोर ओपन होने के सिवा कुछ भी मौजूद नहीं था, जिसके बारे में सोच कर सुबह जोश भी अपनी क्लास में बहुत डिस्टर्ब था। और ऊपर से रिनाई भी नर्स को डाल्टन के बारे में बताने लगती है कि मैं अपने बेटे को लेकर बहुत ही परेशान हूँ। और जो ही नर्स के जाने के बाद बेड साफ करने लगती है, तो बिस्तर के ऊपर खून से छपा हुआ हाथ देखते उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, जिसने फौरन जोश को भी अपने पास आने का कह दिया था। लेकिन वो उस रात बहुत ही देर के साथ घर पहुंचता है, जिसको लेकर इन दोनों की आपस में बहस भी हो जाते हैं, क्योंकि रिनाई किसी भी हाल में इस घर को छोड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से चादर जोश को देते ही अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर रात को डाल्टन का सपना देखते वो खुद भी डर के मारे नींद से जाग जाती है। लेकिन इस टाइम भी उसे अपने डोर पर एक आदमी चलता
हुआ नजर आता है और ऊपर से वो बिना टाइम वेस्ट किए अंदर आते ही रनाई पर हमला कर देता है, जिसके चीखने की आवाज सुनकर जोश जो ही अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन इस बार वो अपनी बीवी को इस साल में देखते ही घर चेंज करने के लिए मान जाता है, जहाँ पर हमें जोश की मॉम लोरीन भी देखने को मिलती है जो सारी सेटिंग कराने के लिए आई हुई थी। लेकिन काम यहाँ पर भी वैसा का वैसा ही था, क्योंकि इस घर में भी रनाई को छोटे बच्चे चलते हुए नजर आ रहे थे जो सभी के सभी जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि ये उन्हीं की आत्माएं थी। और इस बार भी ये बहुत बुरी तरह डर जाती है, जिसकी मदद के लिए लोरीन ने एक प्रीस्ट को भी बुलाया था। लेकिन घर आने के बाद जोश उसे देखते ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जोश को इन सभी चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि शैतान होते हैं या नहीं। हालांकि लोरीन इन सभी बातों पर यकीन करती थी और वो बिल्कुल अपने सपने के बारे में भी बता देती है कि किस तरह उसने अपने ख्वाब में डाल्टन के साथ एक शैतान को देखा। और सेम उसी टाइम पर जोश के पीछे उसी शैतान को देखते ये भी बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसने अब तो डाल्टन के रूम का भी बहुत बुरा हाल काट दिया था, जो चारों तरफ से बस टूट गया था। लेकिन फिर भी डाल्टन जिंदा हालत में था, जिसकी वजह से लोरीन इस केस को सॉल्व करने के लिए अपने एक दोस्त को बुलाती है जो इस जैसे सभी कामों में शैतान भगाने के लिए बहुत ही माहिर थी, जिसके साथ ही घर में आता ही अपने काम पर लग जाते हैं, जिनके पास तरह तरह की मशीन भी मौजूद थी। और उन्हें भी आखिरकार इस घर में शैतान देख ही जाता है, जिसके बाद बारी थी एलिस को बुलाने की, जो घर में एंटर होते ही जोश को पहले से ही जानती थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। और उसे भी इस घर में कुछ अजीब महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से डाल्टन के रूम में ऊपर देखते ही शैतान का एहसास हो जाता है, जो बात रनाई को तो अजीब लग रही थी। और बीच में जो ही इंटर होती है तो सामने शैतान की पिक्चर देखकर उसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जो इन्हें बाहर निकालते ही हर बात का बता देती है कि उनका बेटा कोमा में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर एक शैतान का साया है, जिसमें बज़ाहिर तो उसकी बॉडी हमारे पास मौजूद है, लेकिन शैतान उसकी रूह को अपनी दुनिया में ले गया है, जहाँ पर उन्होंने डाल्टन को कैद में रखा होगा। जिस सब को सुनकर रनाई तो बहुत ही जोर के साथ रोने लग जाती है, लेकिन जोश गुस्से में आकर उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ऐसा भी होता है। जिसके बाद बेटे के रूम में जाकर जो ही उसे कोई हिंट मांगने लगता है तो बीच में उसी शैतान की पेंटिंग नीचे गिर जाती है और अब तो ये भी सब कुछ करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद सभी घर में आते ही लाइट ऑफ करते एक साथ टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर एलिस डाल्टन के साथ कांटेक्ट करने में लगी हुई थी और उनकी आखिरकार डाल्टन के साथ बात भी हो जाती है, जो आग वाले शैतान से बहुत ही बुरी तरह डरा हुआ था। और उन सभी की ये बातें एलिस के साथ ही अपने डायरी में लिखता जा रहा था और इसी वजह से हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी कहते उनका कांटेक्ट भी खत्म हो जाता है। और इसी के साथ एंट्री होती है डाल्टन की, जो बीच में आता ही अपनी पावर के साथ सभी को मारकर जख्मी कर देता है, जिसमें एक शैतान जो ही रनाई को मारने ही वाला था कि एलिस उसी वक्त डाल्टन को कंट्रोल में करते हैं, सभी की जान बचा लेती है, जो काम कर भी कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा ही रही थी, जिसकी वजह से मॉम भी जोश को एक सच्चाई के बारे में बता देती है, जिसके अपने ऊपर भी बचपन में डाल्टन की तरह एक शैतान का हमला हुआ था और उस टाइम पे एलिस ने ही जोश की जान बचाई थी, क्योंकि जोश के ऊपर भी एक बूढ़ी औरत का साया था, जिसके कंट्रोल से बाहर निकलने के बाद जोश अब तक भी पिक्चर खींचने से डरता था, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए एलिस के बताए हुए तरीके के लिए मान जाता है, जिसे अपनी दुनिया से निकलकर शैतानों की दुनिया में जाना होगा। और ये भी सैम एलिस की बातों पर अमल करते आखिरकार उसी टाइम पर अपनी बॉडी से बाहर निकलते शैतानी दुनिया में पहुंच जाता है, जिसे बस चारों तरफ शैतान ही शैतान नजर आ रहे थे और ऊपर से अंदर सभी की डेड बॉडीज भी मौजूद थी, जिन्हें पार करते ये खुद भी आखिरकार अपने बेटे के पास पहुंच जाता है, जिसे शैतान ने एक चेन के साथ लाग कर रखा था। और ये भी अपने बेटे को छुड़ाने के बाद सामने मॉन्स्टर को देखते और भी डर जाता है, जिनकी उसी वक्त ही आपस में लड़ाई के दौरान ये डाल्टन को साथ लेकर रूम से बाहर पहुंच जाता है और अपने बेटे को खुद की बॉडी के पास जाने का कहता है, जबकि खुद एलिस के कहते ही एक बार के साथ शैतान का काम तमाम कर देता है। जिसके बाद बारी थी घर में एंटर होने की, जो सामने बचपन वाली औरत को देखते ही उसे भी वहां से जाने का कहता है और इसी के साथ आखिर में दोनों बाप बेटा अपने अपने होश में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। और अब तो सब कुछ खत्म होने के बाद एलिस भी वहां से जा रही थी, जिसकी आखिर में जोश के साथ मुलाकात भी होती है, तो वो उसी वक्त जोश की एक पिक्चर बना लेती है और अब तो जोश भी उसे वहीं पर गुस्से में आकर बहुत बुरी तरह मार देता है, जिसे ऊपर आने के बाद रनाई देखते ही बहुत बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि अब शैतान डाल्टन की बजाय जोश के अंदर घुस गया था और वो उसी वक्त रनाई को भी अपनी तरफ देखने का कहता है। कहानी की शुरुआत में हम लोरीन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो बड़े खौफ के साथ अपने घर का डोर ओपन करते हैं। एलिस नाम की दूसरी लड़की को देखती है, जो भूत भगाने में माहिर थी, क्योंकि इसका काम भी पूरा दिन यही होता, जो लोरीन के बच्चे को देखने के लिए आई हुई थी। हालांकि वो शक्ल से तो पूरी तरह नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसकी तबीयत बहुत डिस्टर्ब थी, जिसे एलिस का दोस्त भी सेट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि जोश के ऊपर एक बहुत ही बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया था, जिससे बचने का बस एक ही रास्ता था, जो एलिस जानती थी। हालांकि उसमें खतरा तो बहुत था, लेकिन ये फिर भी बच्चे को सेट करने की हर मुमकिन कोशिश करती है।
और थोड़ी सी अब आत्मा के बारे में भी एक रूम में जाकर मालूम हो गया था, जिससे नौरीन तो बहुत ही डर जाती है क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। जिसकी पिक्चर के पीछे इस टाइम भी वही बुरी आत्मा बैटिंग ड्रेस में मौजूद थी, जिसको देखकर एलिस भी उसी के ऊपर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, जो था भी नींद की हालत में, लेकिन इन सभी की बातों को सुन और बोल भी पा रहा था, जिसकी वजह से एलिस के कुछ सवाल पूछने पर उनके जवाब भी देने लगता है, जो इससे आत्मा के बारे में पूछताछ कर रही थी, और वो इससे वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बता देता है। जिस सब की वजह से यह खुद भी डरी हुई तो बहुत थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करते आत्मा के दिखने पर नूरीन को भी इस सब के बारे में बता देती है। वो सभी वापस आने के बाद जोश से भी इस सब के बारे में पूछने लगते हैं कि वो आत्मा कहाँ पर रहती है, लेकिन जोश बस अपनी जगह से खड़ा होने के बाद इन्हें इशारा करके ही बता देता है कि वो आत्मा इसी रूम के पीछे है, जिसको देखकर मॉम भी एलिस के साथ इसे वहां से ले जाते हैं, क्योंकि वो इतना तो जान ही चुके थे कि हमारे बच्चे के ऊपर एक बहुत ही बुरी आत्मा का साया है। जिसके बाद हमें भी कुछ टाइम आगे का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर एंजेला पुलिस ऑफिसर को अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में बता रही थी कि किस तरह एलिस की जान गई, जो इसके बच्चे को सेट करने के बाद जोश की हाथों मारेगी। हालांकि इस सब का जोश को खुद भी पता नहीं था, लेकिन सामने कैमरा में पिक्चर देखकर इसे भी यकीन हो जाता है कि अब वो आत्मा मेरे बेटे के बजाय जोश के अंदर मौजूद है, जिसने पुलिस अफसर को भी यही कुछ सेम बता दिया था, और वो भी इसे वहां से रवाना कर देता है, जिसे यकीन था कि जोश ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और एंजेला भी इस सब के बाद दोबारा अपने घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे, लेकिन एंजेला को यकीन था कि उस आत्मा ने अब तक भी मेरे पीछा नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से हर वक्त बस इसी परेशानी में रहती। हालांकि इनके दोनों बेटे भी अपने फादर के साथ बहुत फ्रेंडली थे, जिनमें डाल्टन शरीफ होने के साथ साथ टॉमी कुछ तंग करने वाला बच्चा था, जिन्होंने खुद के साथ बातचीत करने के लिए भी एक आला बना लिया था, जिसमें रस्सी के दोनों साइड पर 3 पेग लगाकर बातें करते थे, और ये तरीका था भी बहुत जबरदस्त, जिसके बारे में एंजेला बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जिसे इस बार भी टेबल पर बैठे अपने घर में पियानो की आवाज सुनने को मिलती है, जिसे कुछ भी पता नहीं था कि इसे कौन बजा रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद और भी डर पैदा हो जाता है, क्योंकि पियानो के करीब कोई भी मौजूद नहीं था, जो इसी वजह से अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर वहां से चली जाती है ताकि छोटी को खामोश करा सके। लेकिन अंदर जाने पर वो खुद भी आराम के साथ नींद में थी। जिसके बाद दोबारा घर में पियानो की आवाज सुनते हैं, इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, जिसने इस बार तो पियानो को ही पूरी तरह लॉक कर दिया था, और ऊपर से बच्ची के रूम में पिंकी भी गायब थी, जिसको कोई चीज नीचे गिरा गई थी। अब एंजेला ने भी जोश के रूम में आकर उसे इस सब के बारे में बता दिया था कि अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि इस घर में अब तक भी आत्माओं का साया है। लेकिन जोश उसकी एक बात भी नहीं सुनता, क्योंकि उसे यकीन था कि एंजेला अब तक भी एलिस की मौत का जिम्मेदार मुझे समझती है, जिसकी बातों को सुनकर यह भी बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरा हस्बैंड इस तरह क्यों चेंज हो गया है। हालांकि जोश पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जिसके कुछ ही दिनों में बहुत सारे बर्ताव चेंज हुए हैं। जिसके दूसरे साइड पर अब हमें भी स्पाइक और नट देखने को मिलते हैं, जो एलिस के टीम मेंबर थे, और इस बार भी दोनों एलिस के मरने के बाद उसी के घर में पहुंच जाते हैं ताकि उसके मरने की वजह ढूंढ सकें, जिन्हें इस बात का तो बिल्कुल भी यकीन था कि एलिस भूत और आत्माओं से तो बिल्कुल भी मरने वाली नहीं थी। जिसकी वजह से एक रूम में जाने पर दोनों की भी बोलती बंद हो जाती है, जिसका फैसला वो एक गेम के साथ ही कर लेते हैं कि कौन पहले अंदर जाएगा। जिसके बाद गेम हारते नट को ही अंदर जाना पड़ता है, जहाँ अंदर चारों तरफ बहुत सी अजीब और गरीब चीजें मौजूद थी, और ये भी उन सभी को देखने में लगे हुए थे कि शायद कोई क्लू मिल जाए। जिनमें आखिरकार नट के एक और रूम में जाने पर इन दोनों को भी एक डीवीडी देखने को मिलती है, जो किसी और की नहीं बल्कि थी भी जोश के बचपन की, जिसे ये दोनों वहीं पर ही देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर एलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिस सब की वजह से ये दोनों भी बहुत डर जाते हैं। अब चलते हैं जोश की अपनी मॉम की तरफ, जिसकी अपनी हालत भी बहुत बुरी थी, जो नींद से जागने के बाद अपने घर में डाल्टन के रूम के अंदर चली जाती है, जिससे सभी फैमिली मेंबर बहुत प्यार करते थे, और डाल्टन पर भी जोश की तरह भूत का एक साया था, जो बिना देखे नींद की हालत में भी सामने की हर चीज को देख सकता था, और इस बार भी अपनी दादी को प्यार करता देखते उन्हें भी अपने पीछे एक औरत के होने को बता देता है कि आपके पीछे भी इस वक्त कोई और मौजूद है। लेकिन लोनिन को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, और वो उसे घर में ढूंढने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता। तभी आगे जाते इसको भी एक वेडिंग ड्रेस पहने औरत देखने को मिलती है, जिसके पीछे का डोर ओपन करने पर मॉम को भी बस जोश देखने को मिलता है, जिससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इस घर में सभी खतरनाक चीजों का लिंक जोश से जरूर था, जो मॉम की बातों को बिना सुने ही खामोश रहने का कहता है, ताकि मेरे बच्चों और बीवी को इस सब की बिल्कुल भी भनक ना लगे। जो इस टाइम पर नींद से जागते बाहर देखने लगती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड अपने बेटे के साथ खेल रहा था, लेकिन डाल्टन की हालत अब तक भी कुछ अच्छी नहीं थी, जिसे एंजेला देखते ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरे
बच्चे को दोबारा से किसी भी भूत का सामना करना पड़े। जिसकी बातों से ये भी वाज़ेह हो जाता है कि डाल्टन को ग्रैंड माँ के साथ की हुई सभी बातों का इल्म था, जो कुछ टाइम बाद रात को नींद से जागते ही अपने फादर के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो किसी से बातें कर रहे थे, जिसका साया ना होने पर एंजेला भी डर जाती है। जिसके बाद दोनों जोश को सामने देखते ही खामोश हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ लोरीन भी सुबह होते सपेक और नट के पास पहुंच जाते हैं, जिन्होंने पहले भी एलिस के साथ इसकी मदद की थी। लेकिन अब का सीन भी कुछ अलग था, क्योंकि इस बार एलिस की भी मौत हो चुकी थी, लेकिन दोनों जोश की अब तक भी वीडियो संभाले हुए थे, जिसे लोरीन देखते ही डर जाती है, जिसके बारे में एंजेला को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जो इस टाइम अपने कपड़े साफ करने में लगी हुई थी कि तभी बीच में फोन कॉल आने पर एंजेला जो ही उठाती है तो वहाँ पर था भी शहर का शेरिफ, जिसके मुंह से एंजेला अपने हस्बैंड की खबर सुनते ही बहुत हैप्पी हो जाती है, क्योंकि एलिस की गर्दन पर लगे हाथों के निशान जोश के नहीं बल्कि थे ही किसी और के, जिसकी वजह से इनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, जिन्हें अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि अब आत्मा हमारे घर में जरूर आए, जिसने आगे के रूम में जाने पर एंजेला के ऊपर भी हमला कर दिया था, क्योंकि उसने सबसे पहले सभी डोर लॉक करने के साथ साथ छोटी बच्ची को भी गायब कर लिया था, जिससे एंजेला तो बहुत ही परेशान हो जाती है। लेकिन आखिर में आगे जाने पर एंजेला जो ही बच्ची के पास जाने लगती है तो बीच में वही आत्मा सामने आते इस पर भी हमला करते बेहोश कर देती है, जिसकी खबर लोरेन को बिल्कुल भी नहीं थी, जो इस टाइम पर एलिस के एक और साथी के साथ मिल रही थी, जिसे हमने कहानी के शुरू में जोश के साथ देखा था, और वो अब भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, जिसके तरीके की समझ सपेक और नट को तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी टॉमी का तरीका असर करता था, जो सभी को एक साथ बिठाकर गोटी की मदद से कुछ सवाल पूछने लगता है, जिनमें एलिस को उनके जवाब देने होंगे, और इस सब से उन्हें ये भी मालूम हो जाएगा कि एलिस अब हमारे साथ भी है या नहीं, जिससे सपेक को तो एक भी चीज समझ नहीं आ रही थी। लेकिन आखिर में इस तरीके का इस्तेमाल से एलिस भी उन्हें हर चीज के जवाब देने लगती है, जिसमें कुछ हाँ और कुछ ना के साथ साथ इन सभी के पूछने पर उस आत्मा का भी बता देती है कि वो हमें कहाँ पर मिलेगी, जिसके जवाब में एलिस भी इन्हें लेडी एंजल हॉस्पिटल में जाने का कहती है, जिसके बारे में बाकी तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। लेकिन लोरीन को इस सब की खबर थी, क्योंकि लेडी एंजल हॉस्पिटल लोरीन का अपना ही था, जहाँ पर जवानी में वो डॉक्टर थी, जिसे खत्म हुए भी अब कई साल हो चुके थे, जिसका बेटा रूम से बाहर निकलने के बाद एंजेला को बेहोश देखते ही वहाँ से उठाकर सोफे पर लिटा देता है ताकि वो होश में आ सके, जबकि मॉम भी अब तीनों को साथ लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से डरावना लग रहा था, क्योंकि टॉमी को भी अब वहीं पर भूत का साया महसूस होने लगता है, जिसको देखते सभी एक साथ ही आईसीयू वार्ड में पहुंच जाते हैं, जहां पर लोरीन को भी अपने पास्ट में मिलने वाला पार्कर नाम का एक बूढ़ा याद आ जाता है, जिसने बचपन में जोश पर बीमारी के दौरान हमला कर दिया था, और ऊपर से उसकी हालत थी भी बहुत खराब, जिसे दोबारा एक और दिन लोरीन लिफ्ट में भी साथ देखती है। लेकिन उस वक्त इसकी मौत हुए 2 दिन हो चुके थे, जिस बात को सुनने के बाद लोरीन भी कुछ तवज्जो नहीं देती। अब दूसरी तरफ जोश की अपनी हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि आत्मा के कंट्रोल में आने पर इसकी स्किन भी आहिस्ता आहिस्ता से कमजोर और बुरी होती जा रही थी, जिसकी सबसे बड़ी निशानी यह थी कि जोश के दांत भी गिरना शुरू हो चुके थे, जिस बारे में वो किसी को भी नहीं बताता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। लेकिन पार्कर के रिकॉर्ड्स के बारे में भी टॉमी ने फाइल ढूंढ ली थी, जिसको देखकर इन्हें भी आखिर में उसी के घर का पता चल जाता है। जबकि दूसरी तरफ घर में एंजेला भी होश में आने के बाद बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसे यकीन था कि अब हम बचने वाले तो बिल्कुल भी नहीं, और आत्मा के बारे में सुनते जोश भी इस पर गुस्सा होने लगता है, जिसे अपने घर में किसी और की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से एक हथियार लेकर उसे घर में खोजना शुरू कर देता है, जिस सब की एंजेला को भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अब मोहन भी सभी को साथ लेकर पार्कर के घर में पहुंच चुकी थी, जो हर तरफ से बस टूटा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर सालों से कोई भी नहीं रह रहा था। जिसके एक रूम में जाने पर सपेक और नट को भी एक छोटी बच्ची देखने को मिलती है, जो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है, जबकि घर में अब डाल्टन को भी अपनी ब्रेन डिवाइस से किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो उसके छोटे भाई की नहीं बल्कि भूत की थी, जिससे बातों के दौरान ये भी उसे देखते देखते अपने सामने बहुत सारे आत्माओं को देख लेता है, और ऊपर से इसकी मौन भी वहीं पहुंच चुकी थी, जिससे अपने बेटे की हालत को देखकर घर में रहने का बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा था। और दूसरी तरफ एलिस टॉमी को भी बता देता है कि अब तुम्हारे साथ मैं नहीं बल्कि पार्कर की मौन की आत्मा मौजूद है, जो इनकी जान लेने की भी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन काम नहीं बनता। और ऊपर से ये भी अब रूम में एक खुफिया डोर ओपन करती अजीबो गरीब जगह के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पार्कर की जान ली हुई सभी डेड बॉडीज मौजूद थी, जिनमें टॉमी एक को भी छूने से मना कर देता है, क्योंकि पार्कर जो कुछ भी कर रहा था सिर्फ और सिर्फ अपनी मौम के गुस्से में आकर कर रहा था, जिसे बस हर हाल में अपने बचपन वापस चाहिए था, लेकिन वापस तो नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से सभी घर से बाहर निकलते
एंजेला के हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पर मॉम ने भी एंजेला को हर चीज का बता दिया था कि तुम्हारे घर पर एक आत्मा का कब्जा है, जिसके बारे में वो जानती तो पहले से ही थी। लेकिन मॉम के मुंह से सुनने के बाद बेटी को अपनी दोस्त के घर छोड़ आती है ताकि उसकी जान को कोई भी खतरा ना हो, जबकि बाकी सभी टॉमी को एक इंजेक्शन देकर जोश के पास जाने का कहते हैं ताकि वो इसे लगाकर बेहोश कर दे। लेकिन जोश भी एक ऐसा वैसा आदमी नहीं था जो टॉमी के डोर ना करने पर उससे भी कुछ बातें करते अंदर ले जाता है, जिसका डर तो सभी को ही था, लेकिन फिर भी रिस्क लेते हैं क्योंकि अब बातों के दौरान जोश ने भी टॉमी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी गेम उसे सब कुछ बता भी देती है कि जोश के हाथों में एक नाइफ है, जिसकी आवाज सुनकर स्पेक और नट भी उसी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जोश स्पेक के सामने आने पर उसे भी मारते बेहोश कर देता है, जबकि नट उसे कार्ड लगाकर बेहोश करने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता। और इसी के साथ जोश इन तीनों को बेहोश करते अपनी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर टॉमी और जोश भी अपनी नींद की हालत में थे, जबकि जोश की बॉडी अब तक भी बाहर आत्मा के कब्जे में थी। लेकिन रुकने वाला टॉमी भी नहीं था, जो दोनों एक साथ मिलकर कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। उन्हें इसी बीच अपने ही घर का पास देखने को मिलता है, जहाँ पर आत्मा जोश की वाइफ को डरा रही थी, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं सकते थे, जिन्हें इसी बीच वहीं पर एलिस भी देखने को मिलती है, जो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने में इनकी मदद करती है। जहाँ पर दोबारा से हमें आत्मा को ढूंढने के लिए जोश के बचपन का सीन देखने को मिलता है, जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। और वो रास्ता भी शुरू में अपनी मॉम को नहीं बल्कि फ्यूचर के जोश को दिखा रहा था कि आत्मा इसे कहाँ पर मौजूद है, जो उसी रास्ते को इस्तेमाल करते पहुंच भी पार्कर के रूम में जाते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम पार्कर के ऊपर बहुत गुस्सा होने लगती है क्योंकि बाप के छोड़ जाने के बाद मॉम ने उसका नाम भी चेंज कर दिया था। जिसके बाद इन्हें देखते मॉम एलिस को तो कार भी एक रूम में लॉक कर देती है, जबकि बाहर की दुनिया में भी जोश ने अपनी बीवी और बच्चों पर हमला कर दिया था, जो बड़ी मुश्किल के साथ अपनी जान बचाने में लगी हुई थी। हालांकि एंजेला जख्म भी बहुत थी, लेकिन किसी तरह करते अपने बेटे को रूम में छुपा कर खुद जोश का मुकाबला करने लगती है, जिसकी वजह से डाल्टन भी अपने फादर को ढूंढने के लिए नींद में चला जाता है ताकि उन्हें बाहर आने का रास्ता दिखा सके। और भूत वाली दुनिया में पार्कर की मॉम भी बस जोश को मारने ही वाली थी कि बीच में एलिस आते उसे मारकर सभी की जान बचा लेती, क्योंकि बाहर आत्मा भी डाल्टन को मारने ही वाली थी, जिसके बाद सभी आत्माओं से आजाद होते हैं। एलिस भी जोश और टॉमी को वहां से जाने का कहती क्योंकि वो अब तक भी जिंदा थे, जिसका बेटा भी आगे जाते इन्हें लेने के लिए पहुंच गया था, जो कुछ टाइम में प्रेजेंट के अंदर पहुंच कर होश में भी आ जाते हैं, जहां पर एंजेला जोश को देखकर पहले तो थी भी डरी हुई, लेकिन आखिर में डाल्टन के गले लगने के साथ साथ अपने सॉन्ग को सुनकर पूरी फैमिली एक दूसरे के गले लग जाती है। और आखिर में स्पेक भी नट के साथ एक और केस सॉल्व करने के लिए पहुंच गया था, जहाँ पर अंदर जाते एलिस को भी एक और बड़ी प्रॉब्लम का पता चलता है, जिसकी आत्मा अब तक भी स्पेक और नट की मदद करती थी, लेकिन अगली परेशानी के बारे में सिवाय एलिस के किसी भी दूसरे को पता नहीं था। और इसी के साथ हमारी भी आज की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।